आज का जो हमारा विषय है वो है मोटापा, डायबिटीज और बैरिएट्रिक सर्जरी। ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर भनोट को मैं देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। इस प्रोग्राम का मेनली मकसद ये है कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग डायबिटीज, मोटापा, जो एक एपिडेमिक शुरू हो गई है एंड विच इज़ नॉट अफेक्टिंग आवर लुक्स। हमारी सिर्फ देखने में जो बुरा लगता है कि बहुत मोटे हो गए हैं, उसका कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं है। इसका मेन जो है कि ओबेसिटी के कारण क्या क्या बीमारियां पकड़ रही हैं और उनको किस लेवल पर प्रिवेंट करना है उसके बारे में जानकारी, और छोटे बच्चों में जो ओबेसिटी आ रही है उसको पहले से ही हम प्रिवेंट करके उनको हम बाकी आने वाली दिक्कतों से बचा सकें। अगर हमको पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तभी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये एवोल्यूशन है, में जाएं कि किस तरह से एवोल्यूशन होके हम स्ट्रेट पोस्चर में आए, हथियार बनाया, बॉडी अपना सिविलाइजेशन की तरफ आए। अब हम अगेन वापस उसी तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओबेसिटी और अपने लाइफस्टाइल्स के कारण। पोस्चर शॉर्ट होता जा रहा है, पेट आगे निकलता जा रहा है एंड अल्टीमेटली इट्स गोइंग टुवर्ड्स अ डी एवोल्यूशन। एटलीस्ट फिजिकली, मेंटली जो भी हो रहा है वो अलग बात है। तो ओबेसिटी हमारे अंदर क्या क्या कर सकती है उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज कॉजिंग डायबिटीज, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, सांस फूलने की प्रॉब्लम और स्नोरिंग प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर डिजीज। जितने भी ओबीज लोग होते हैं, मोटापा जिनके अंदर होता है, उनके अंदर जो गॉल ब्लैडर हमारा एक ऑर्गन है उसका फंक्शन धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। तो उसका फंक्शन खराब होने से उसके अंदर स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उसको जैसे जैसे मोटापा आएगा वैसे वैसे गॉल ब्लैडर स्टोन और गॉल ब्लैडर रिलेटेड डिजीजेस बढ़ जाएंगे। अगेन कैंसर की इंसिडेंस इज सीन मोर, स्पेशली कोलन का कैंसर जो देखा गया है, और पाइल्स और ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स मोटे लोगों के अंदर ज़्यादा आएंगे रादर देन दोज हु आर फिट एंड स्लिम। इनफर्टिलिटी एक अलग इशू देखा गया है। इसके दो रीजंस हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जिसके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, और साथ के साथ फीमेल्स के अंदर भी पीसीओडी की डिजीज आने के कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है। देन रीनल डिजीजेस, किडनी डिजीजेस भी देखी गई हैं मोटापे से रिलेटेड। अनदर प्रॉब्लम इज स्ट्रोक। स्ट्रोक में जिसके अंदर सडन एकदम से बीपी बढ़ने के कारण या अंदर एकदम से ब्लड वेसल फूटने के कारण एक लकवा हो जाता है जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, वो भी मोटे लोगों के अंदर ज़्यादा देखा गया है एज कम्पेयर टू दोज हु आर स्लिम। ब्लड प्रेशर जिनका सही रहता है उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम कम देखी गई है। कुछ लोगों के अंदर आइज डिसऑर्डर भी रिलेटिवली ज़्यादा है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट कोलेस्ट्रॉल इवन आइज के ऊपर भी जाके जमा हो जाती है। देन जॉइंट प्रॉब्लम्स। जॉइंट प्रॉब्लम, एक जॉइंट जो एक 70 से 80 किलो वजन लेने के लिए बना हुआ है, अगर उसके ऊपर 100 किलो 150 किलो वजन डलेगा तो वो जल्दी घिसेगा और जल्दी वो जॉइंट खराब होगा। ऐसे में जॉइंट को टाइमली ठीक करने के लिए अगर हम रिप्लेसमेंट जो कहते हैं, जो रिप्लेसमेंट नॉर्मली आती है एज 65 से 70 के आसपास, जिनका जॉइंट खराब होता है, जो नेचर ने हमारा बनाया हुआ है, पर वही जो जॉइंट होता है वो एक एट एज 45-50 तक ही खराब हो जाता है, जिसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। अब रिप्लेसमेंट करना ओबीस लोगों के अंदर और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैकेनिक्स सही नहीं होंगे तो वो जॉइंट जो 10 से 15 साल चलना चाहिए वो 3-4 साल में दोबारा खराब हो जाएगा, क्योंकि वजन उसके ऊपर अब नॉर्मल पड़ रहा है। इसी तरह हार्ट डिजीजेस ज़्यादा देखी गई हैं। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, मैं सारा आगे दिखाऊंगा कि ब्लड वेसल्स जो हार्ट को खून पहुँचाती हैं उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है, तो खून की सप्लाई कम हो जाती है। डिप्रेशन देखा जाता है ज़्यादातर इन लोगों के अंदर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है। एंड ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो मैंने डिस्कस किया है। ये इंडिया के स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर 25% लोग इंडिया में अब ओवरवेट देखे जा रहे हैं, और जो टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास लोग ओबीस से ओवरवेट हैं। 5% इनके अंदर अर्बन पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि रूरल पॉपुलेशन के अंदर नहीं है ओबेसिटी, रूरल पॉपुलेशन में भी ओबेसिटी आ रही है। और सबसे जो वरिंग ट्रेंड है वो हमारे बच्चे हैं, जो 15% के अंदर अर्बन चिल्ड्रन के अंदर जो ये आ रहा है ट्रेंड।
ये 15% रिवेल होगा आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज, अर्ली हाइपरटेंशन एंड साइकोसोशल डिसऑर्डर्स। उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमारे को इस चीज़ को टारगेट करना है और चिल्ड्रन को बचाना है ओबेसिटी से। ये टाइम मैगजीन का डाटा है, इसके अंदर वो ये बता रही है कि इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज विल इंक्रीज बाय 170%। अब क्या क्या प्रॉब्लम करता है मोटापा, वही डिस्कस कर रहे हैं एक एक बार से अलग से। एक स्लीप एपनिया एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। स्लीप एपनिया सिंपल खर्राटे आना या वो एक स्लीप एपनिया नहीं गिना जाता। स्लीप एपनिया मीन्स कि जो खर्राटे आ रहे हैं वो बॉडी के अंदर क्या हार्म कर रहे हैं, ये समझना है। ये एक वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। ये एरिया जब वाइब्रेट करता है तो उससे वो स्नोरिंग की आवाज शुरू होती है। जैसे सोते हैं तो वो रास्ता नैरो होता है, पर जब डीप स्लीप में आदमी जाता है उस टाइम पे सडनली ये मसल्स जो इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, जिन्होंने उसको ओपन करके रखा हुआ है, वो और ज्यादा बंद हो जाते हैं। अब ब्रेन को ऑक्सीजन बंद होगी तो ब्रेन एकदम से झटका सा देगा इंसान को और वो जागेगा। वो जागता है जो इवन उसके साथ में सोने वाले आदमी को भी पता नहीं चल रहा कि वो जागा है, एंड अगेन वो सो जाता है उसी के अंदर। पर तो स्लीप एपनिया के अंदर बेसिकली जब ये स्नोरिंग हो रही है, स्नोरिंग होते होते रास्ता एकदम से टेम्परेरी कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाता है जब डीप स्लीप में आदमी जाता है, जब बिल्कुल एक्चुअली जो उसको 6 से 7 घंटे चाहिए पूरे दिन में। अब जब उस स्लीप में गया तो नैरो होकर रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो गया। बंद होते ही एकदम से झटका सा लेता है आदमी, जिससे झटके से ब्रेन इस मसल्स को एक्टिवेट कर देता है और वो जो बंद हुआ होता है उसको खोल देता है। और वो खोलता है तो आदमी जग जाता है, वो डीप स्लीप में से आउट आ जाता है। वो डीप स्लीप उसको चाहिए थी, वो उसको नहीं मिली, और फिर जैसे फिर दोबारा डीप स्लीप में जाता है, इमीडिएटली वो खुल जाता है। तो पूरी रात एक्चुअली वो सोया नहीं होता। हम साथ वाले जैसे बाकी सब सोच रहे थे कि वो पूरी रात सोया है और फिर भी सुबह उठ के स्लीपी फील कर रहा है या थोड़ा फ्रेश नहीं है। तो डेट ऑल इज बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया। स्नोरिंग इज नॉट ए सिंपल प्रॉब्लम। इसके कारण अपने आप को तो नुकसान होता ही है, इट कैन बी ए हार्म टू द सोशल थिंग्स। सपोजिंगली ड्राइव कर रहा है कोई जना और ड्राइव करते करते ड्राउजी होके वो उस टाइम पे इनएडिक्वेट स्लीप के कारण सो गया। ये देखा गया है, स्पेशली यूएस में काफ़ी कॉमन है कि ड्राइवर्स गाड़ी चलाते चलाते सो गए एंड मेजर एक्सीडेंट्स उन्होंने कर दिए। सो दिस इज नॉट हार्मफुल फॉर योरसेल्फ ओनली, इट इज हार्मफुल फॉर द अदर्स सोशल आल्सो। स्नोरिंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अब ओबेसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि और क्या क्या चीज़ें ये कर रही है ओबेसिटी। जिन लोगों के अंदर मॉर्बिड ओबेसिटी है या वजन एक लिमिट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उनके अंदर देखा गया है टाइप 2 डायबिटीज़। मेरे पास पेशेंट आते हैं 22 साल के लड़के के अंदर डायबिटीज़, 18 साल के बच्चे के अंदर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ वेट रिलेटेड। तो ये एक बहुत अर्ली स्टेज में आनी शुरू हो गई है। नॉर्मली डायबिटीज़ आती थी 45-50 की एज के अंदर, जो अब इतनी जल्दी 30-32 में अभी वीडियोज़ भी दिखाऊंगा उसके अंदर कि कितनी यंग एज के अंदर डायबिटीज़ देखी जा रही है। दूसरा ब्लड प्रेशर, जैसे जैसे ये वजन बढ़ेगा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आनी ही है, एंड दैट आल्सो कम्स। फिर अगेन कॉर्नरी हार्ट डिजीज, जो ये फैट एक्स्ट्रा है ये जाके वेसल्स के अंदर जुड़ जाती है। अब खून जितना बॉडी को चाहिए उतना अगर पहुंचेगा नहीं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और ऐसे केस में अगर वो सडनली ज़्यादा एक्टिविटी कर लेता है तो हार्ट अटैक होने का डर रहता है। स्ट्रोक की इंसिडेंस ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण में बढ़ रही है, और साथ के साथ वो रास्ता बंद होने के कारण जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रही है उसमें फैट जमने के कारण भी इसकी इंसिडेंस बढ़ रही है। और कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कैंसर्स की इंसिडेंस भी ज़्यादा देखी गई है, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेजियल कैंसर,
ये सब बढ़ रहे हैं बॉडी के अंदर, स्पेशली दोस्त जो ओबीस है। और ये एक ऐसे काजेज हैं जो सारे के सारे हम बचा सकते हैं, जस्ट हमारे को नॉलेज हो और हम उसको बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। अब क्लासीफाई कैसे करेंगे? पहले ये ट्रेंड था कि जो भी पतला दुबला है मतलब बहुत कमज़ोर है, इसको वीकनेस है, ही शुड नॉट बी, और खाना खिलाते नहीं हो आप इसको, इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक्चुअली अब उसके लिए एक क्राइटेरिया बन गए हैं, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन फिट है। क्राइटेरिया कैसे हैं? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं आदमी की हाइट से और उसके वेट से। अगर उसका वेट उसकी हाइट के हिसाब से सही है तो वो ओवरवेट नहीं है। जैसे ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये दोनों लोगों का वेट चाहे सेम है, पर एक का जो मोटापा है, वेट है, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है एज कम्पेयर टू द अदर जिसके अंदर हाइट अच्छी है। अब दोनों का वेट हाइट के हिसाब से परफेक्ट है। एक ऑलमोस्ट 90 किलोग्राम के वेट का वेट है, दूसरे का वेट 50 किलोग्राम है, बट बोथ आर हैविंग द सेम फिटनेस लेवल, सेम BMI और दोनों इक्वली फिट हैं। तो BMI का चार्ट हम बनाते हैं, बॉडी की हाइट और वेट का एक प्रोपोर्शन फार्मूला होता है। बॉडी का वेट हम लेते हैं किलोग्राम्स के अंदर और हाइट लेते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर। वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए एक पूरा चार्ट बना गया है जिसमें अगर हाइट 5 फीट है तो और किसी का वेट 60 किलोग्राम तक आ रहा है तो भी हम उसको नॉर्मल गिनेंगे, हाई नहीं गिनेंगे। पर जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा येलो में ओवरवेट आ जाएगा, और इसी हाइट के ऊपर किसी का वेट 70 है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता जाएगा। सेम थिंग अगर किसी का वेट हाइट है 6 फीट सपोजिंगली और वेट 80 किलोग्राम भी है तो वो नॉर्मल है। इट इज़ कंप्लीटली इस वेट हाइट चार्ट से हम इससे ले सकते हैं। अगर वो ब्लू है तो अंडरनरिश्ड है, मतलब कि उसको प्रोटीन और उसकी हड्डियों के अंदर कमजोरी हो सकती है। पर अगर वो ग्रीन लाइन में आ रहा है तो वो परफेक्ट है। ऑरेंज लाइन में एक सिग्नल है, टाइम है अभी आपके पास कि हम इसको बीमारी शुरुआत हो रही है, इससे बच सकते हैं। जैसे रेड लाइन में आएगा ये रिस्की होता जाएगा और डीप रेड के अंदर इट्स अ डिजीज। अब कहाँ कहाँ पे ये मोटापा एक्ट कर रहा है एक बार फिर इस फिगर से बड़े अच्छे से दिख रहा है। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एज है, ऐसा देखा गया है कि जितना वेट ओवरवेट है, 2 लोग हैं, अगर किसी का वेट 120 किलोग्राम है और दूसरे का 70 किलोग्राम है, दोनों के अंदर सेम एज होने के बावजूद और सेम फिटनेस लेवल होने के बाद भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का फर्क ऑलमोस्ट 10 साल का फर्क देखा गया है। ऐसी रिसर्च चाहिए कि दोस्त जो फिट हैं वो 10 साल ज़्यादा जिएंगे एज कम्पेयर टू दोस्त जिनका वजन ज़्यादा है। फिर मोटापे से फ्यूअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट में इशू आते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम देखी गई, जॉइंट प्रॉब्लम देखी गई, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, देन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। जितनी जैसे ही ओबेसिटी बढ़ती है बहुत सारे लोग स्वेटिंग के साथ परेशान होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अनदर इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो खून के अंदर खून जमना होता है वो इंसिडेंस ज़्यादा हो जाती है, और हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है। मेजर्स क्या क्या हैं? अगर ओबेसिटी आ गई है तो इसको कैसे डील करना है, हम साइंटिफिकली चल रहे हैं इसके ऊपर। सबसे पहले चीज जो कटल करनी है डाइट। अगर हमने ये टाइमली ये फर्स्ट स्टेप कर लिया तो हमको सेकंड, थर्ड, फोर्थ की तरफ नहीं जाना। पर अगर डाइट का कंट्रोल टाइम पे नहीं करते और एक्सरसाइज बॉडी के अंदर हम नहीं लाते तो या तो मेडिसिन थेरेपी आएगी या फिर सर्जिकल थेरेपी आएगी, क्योंकि इसको जब तक हम एक बीमारी नहीं समझेंगे तब तक हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अर्ली स्टेज में पेशेंट आ गया, हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं। हमारी डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं मिस नुसरत, वो आपको इसके बारे में बताएंगी बाद में। साथ के साथ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को।
मोर कॉमन एक्सरसाइज बेस्ट ओवर ओबीस लोगों के अंदर एक ही एक्सरसाइज एडवाइज है, दैट इज वॉकिंग। रनिंग करेंगे तो जॉइंट्स पे दिक्कत आएगी, कोई और एक्टिविटी करेंगे तो कोई ना कोई इंजरी कर लेंगे बैक की या किसी और तरह की। तो वॉकिंग इज द ओनली गुड एक्सरसाइज। सेकंड इज स्विमिंग। स्विमिंग फिर अगेन सीजन डिपेंडेंट रहती है, वॉकिंग आप ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। ये है अगर वेट को हमने क्राइटेरिया में लिया कि अगर अर्ली स्टेज में वेट ओवरवेट है तो हम उसको डाइटरी मॉडिफिकेशंस एंड एक्सरसाइज एंड समटाइम्स मेडिसिन आल्सो भी यूज करके उसको कम कर सकते हैं। लाइक दिस लेडी, इनका वजन ऑलमोस्ट 10 किलोग्राम के करीब ज्यादा था। हमने इनको जस्ट डाइटरी एंड एक्सरसाइजेस प्लस सम मेडिसिन के साथ इसको करेक्ट कर दिया। बाय चांस ये वीडियो नहीं चल पाएगा। सर्जरी की इंडिकेशन क्या है? जब ये एक लिमिट होती है, जब 8 से 10 किलोग्राम तक है, तब तक तो हम मेडिसिन से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट जब एक पॉइंट निकल गया, ना तो आदमी एक्सरसाइज कर सकता है, डाइट करता है तो डाइट का भी फायदा नहीं होता, क्योंकि डाइट भी एक लिमिट तक काम करती है। अगर BMI एक बार क्रॉस कर गया 35, तब ये डाइट भी काम नहीं करेगी, बिकॉज बॉडी की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और इनटेक बढ़ती जाती है। अब उसको क्यों हो रहा है ऐसा, उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। यूएस में और अरेबिक कंट्रीज के अंदर बिगेस्ट लूजर कंटेस्ट होता है, जिसके अंदर 3 महीने के लिए डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एक रूम में या एक घर के अंदर बंद कर देते हैं, उनसे पूरा दिन एक्सरसाइजेस कराते हैं और डाइट भी इस तरह की दी जाती है कि जिससे उनका वजन लॉस हो। अब इस वजन कंटेस्ट के अंदर ये सऊदी अरेबिया से हमारे पास पेशेंट आए थे, इन्होंने ऑलमोस्ट 70 किलो लूज किया 3 महीने के अंदर। ही वन दैट कंटेस्ट, वो कंटेस्ट जीतने के बाद उनको एक फ्री अब्डोमिनोप्लास्टी, जब स्किन लूज हो जाती है तो पेट की स्किन को टाइट करने का एक ऑपरेशन होता है, जो बिकॉज वो कंटेस्ट जीते थे तो उनको फ्री मिला था और काफ़ी सारा उनको हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी भी वो जीते थे उस कंटेस्ट के अंदर। पर विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years उन्होंने वापस उतना ही वजन गेन कर लिया, क्योंकि उनकी बॉडी का अंदर मैकेनिज्म से कम नहीं किया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ आउटसाइड प्रेशर। जैसे ही वो वापस अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर आए, इमीडिएटली गेन 70 किलोग्राम। देन ही ट्रेवल्ड और नेट से सर्च करके मेरे पास आए वहाँ पे, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट इट। फिर हमने उनकी स्टमक की रीसाइजिंग की, क्योंकि जिसका वजन एक बार 160-70 किलो से ऊपर चले गया, उसका वजन का कारण ये नहीं है कि उनका सिर्फ कंट्रोल नहीं है अपने आप, उनकी बॉडी के अंदर भी कुछ दिक्कतें हैं जिसको हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब वो दिक्कतें क्या हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे जैसे हम वजन बढ़ जाता है, वैसे वैसे स्टमक का साइज, जो हमारा पेट है, वो भी फूलना शुरू हो जाता है, डिस्टेंट होते होते बढ़ता जाता है। अब जब ये बढ़ गया तो जब तक हम इसको कम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी करते रहें, वो कंट्रोल नहीं होगा, कम नहीं होगा। उसकी एपेटाइट उतनी की उतनी रहेगी, भूख ज़्यादा लगती रहेगी। आप कोई इंसान 3 महीने का कंट्रोल कर सकता है अपने ऊपर, 4 महीने कर सकता है, पर लाइफ टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी मांग रही है। जब बॉडी को हम उस शेप में लेके जाएंगे, उस मैकेनिज्म में लेके जाएंगे कि वो मांगना कम करेगी, तभी उनका वेट कम होगा। तो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन की सर्जरी से, जो मैं आगे दिखाऊंगा, कि अंदर हम पेट के अंदर जाते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, पित्ते का ऑपरेशन है, उसी तरह स्टमक के अंदर जाके जो बड़ा हुआ स्टमक है उसकी रीसाइजिंग करते हैं, जिससे पेशेंट का ऑटोमेटिकली भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकेंडली, थोड़ा सा खाते ही ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ मैं फुल हो गया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा मैकेनिज्म, कि अगर कोई इंसान हैबिट से खा रहा है या डिप्रेशन में खा रहा है, तो उससे ज़्यादा अगर वो खा लेगा तो वो वॉमिट कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा हो गया है। तो तीनों के तीनों जो रीजंस हैं, हमने वो सारे के सारे हटा दिए, जिससे वजन कम होता है। जैसे जैसे वजन कम होता है वैसे वैसे फिटनेस बढ़ती है, वो बाकी हम आगे देखते हैं। But he regained 80 kilograms following that program. So
sustained weight loss is not possible without proper surgical procedures. About the biggest loser of Arab and Akbar, when they translate that program to Arabic, I joined the first season in 2006. It was the 14 guys and girls competition to lose weight. I can be from the third final in that competition. It's take around 3 months in air and 3 months at home. In that time I was 75 kg in 6 months. I started to make search about what the resolutions or what. इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि क्या कारण क्या है जो बढ़ रहा है. इट इज नॉट जस्ट कि इनके एक रीजन तो इनके अंदर तो मैकेनिज्म है कि ऑलरेडी स्टमक बढ़ चुका है, पर बाकियों को क्यों बढ़ रहा है? 3 एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताया. जब हम खुश होते हैं तब हम खाते हैं, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तब हम ज़्यादा खाते हैं, और जब हम फ्री होते हैं तब ज़्यादा खाते हैं. तो ये बेसिकली इंटेक ही बढ़ने के कारण ये सारी चीज़ें हैं. इट इज़ नॉट कि आपकी एक्टिविटी और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है टाइम के साथ स्लो होना ही होना है. अगर कोई 18 साल की बॉडी का एक्टिविटी है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं एक चीज़ को, जो 18 ईयर्स वाला है, तो एज के साथ मैं उससे या कोई भी उससे नहीं कम्पीट कर सकता इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि वो उसकी एज के हिसाब से एवरी ईयर वो स्लो है. जो 18 में है वो 19 में नहीं होगा, जो 21 में है वो 40 में नहीं होगा. तो विद टाइम हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई है. अब हमने रिक्वायरमेंट कम होने को ध्यान नहीं दिया और डाइट अपनी वही 24 साल वाली या 21 साल वाली रख ली, तो डेफिनेटली ये बढ़ना ही बढ़ना है. अनलेस कि किसी को कोई और प्रॉब्लम है या किसी की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, डेट कैन बी डिफरेंट. बट जो स्टैंडर्ड रीजंस हैं जिनके कारण ये हो रहा है, मैं उसको डिस्कस करते हुए बता रहा हूँ कि इट इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग BMR, एंड इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट BMR, हम उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर रहे, तो ये हमारे को वजन बढ़ना ही बढ़ना है. एवरी वीक एवरी मंथ सम कैलोरीज हैज टू बी एक्स्ट्रा एंड दैट विल एक्चुअली इंक्रीज अवर वेट. ये एक और पेशेंट आए थे हमारे पास सऊदी अरेबिया से. इनका वजन ऑलमोस्ट 160 kg के आसपास था. विदिन 6 months he lost approximate 50 kilograms. क्या किया अभी तक वेट कम होने वाला? मैं 4 साल होता है डॉक्टर साहब इसके बीच बैठता है, दवाई भी खाया, वर्जिश भी किया, और जो भी थी किसी ने बोला वो किया. मेरा वजन पहले बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 170 किलो था. अभी मैं बहुत कम हो गया, 115 किलो हो गया. मैंने जो ऑपरेशन किया इससे बहुत राज़ी और खुश है. मेरा वजन अभी काफ़ी सही हो गया है और कम होने वाला है. उसके लिए मैंने जो ये किया उससे बहुत खुश है, मैं राज़ी हूँ. पहले से तो मैं अभी बिल्कुल दोबारा जवान हो गया. लेकिन यार आदमी से ये बोलेगा जो वजन ज़्यादा है उस तकलीफ में परेशानी है तो इसलिए करना अच्छा है. इसका कोई तकलीफ कोई टेंशन किसी का नहीं मिलता. मैं तो ऐसा भी आया चेकअप करने के लिए, हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम कुछ मुश्किल नहीं है. लेकिन दूसरा जो भी भाई पहले से वजन ज़्यादा से तकलीफ में परेशानी में, वो मेरा तरफ से ये मैं बोल सकता हूँ कि उसके लिए कुछ प्रॉब्लम कुछ टेंशन नहीं होता है. वो ये करके अपना जान बचाएगा, यानी टेंशन उसका पूरा खत्म है. प्रोसीजर हम करते कैसे हैं? बेसिकली छोटे छोटे छेद बनाते हैं पेट के अंदर, जिससे अंदर जाके जैसे बड़ा हुआ स्टमक है उसकी रीसाइजिंग करते हैं. पेशेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है किसका ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसको एक्स्ट्रा निकाल दिया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली एक स्मॉल स्टमक बना दिया जाता है जिससे उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी रहती है. ऐसा नहीं होता कि वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है. काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि अगर खाएगा कम तो कमज़ोर हो जाएगा. ऐसा नहीं है. कैलोरीज तो हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी जा सकती हैं, एक्सवाइजेड एनी फॉर्म में जा सकती हैं, पर उसको कंट्रोल करने के लिए हमको उसकी शॉर्टनिंग नहीं करेंगे तब तक उसकी एपेटाइट नहीं कम होगी. एपेटाइट नहीं कम होगी तो सेटाइटी जल्दी नहीं आएगी. सेटाइटी कम होगी तभी वो कंट्रोल कर पाएगा. एंड जैसे जैसे वजन कम होता है वैसे वैसे बॉडी के अंदर बाकी के चेंजेस आते हैं जो हम आगे नोटिस करेंगे.
इसमें 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक में सिर्फ हम स्टमक के ऊपर बैंड डाल देते हैं। ये प्रोसेस पहले काफ़ी फेमस था, अब धीरे धीरे इसमें कम हो गया है क्योंकि इसमें भूख कम नहीं होती बहुत ज़्यादा। इसमें खाने की कैपेसिटी तो कम हो जाती है पर भूख कम नहीं होती। स्टमक के अराउंड एक बैंड लगा दिया गया। एक्चुअली जो सेल्स होते हैं खाने के, वो जो भूख लगाते हैं वो इस एरिया में होते हैं जहाँ पे ये एरो है। तो इसको जब हम हटाते हैं तभी वो भूख कम हो पाती है। एक्सेस बॉडी वेट इससे भी कम होता है, पर ये 50% तक हम एक्सेस बॉडी वेट कम करने के बाद ये रुक जाता है। ये है सेकंड प्रोसीजर, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। बहुत कॉमन प्रोसीजर है। प्रैक्टिकली बड़े हुए स्टमक को हम निकालते हैं। जैसे हम ये बहुत मोटे लोग हैं, जब भी हम इसके अंदर जाके स्टमक को देखते हैं तो स्टमक नॉर्मल साइज हमारा है 500 से 1.5 लीटर के करीब। पर जितने भी मोटे या बहुत ओबीस लोग हो जाते हैं उनके अंदर स्टमक साइज ही बढ़ जाता है। वो स्टमक साइज 2.5 लीटर तक भी जा सकता है और बहुत बड़ा स्टमक होता है। जब वो उतना भरेगा तभी उनको सैटिस्फैक्शन आएगी, तभी उनकी भूख कम होगी। तो हम उसको रीसाइज करते हैं। रीसाइज करने के बाद कम होने से जैसे ही उनकी भूख कम हो जाती है, साथ के साथ ज़्यादा खाने अगर वो खा लेते हैं तो वो एक डिफरेंट सा सिम्टम्स फील करना शुरू कर देते हैं। तो इमीडिएटली वो अपनी हैबिट को कंट्रोल कर पाते हैं। प्रोसेस है गैस्ट्रिक बाईपास। ये ऑपरेशन हुआ था, स्टमक की रीसाइजिंग तो करी थी, साथ में एक अलग छोटा रूट बना दिया गया था जिसके अंदर से वो जो खाना खाते हैं वो जल्दी बिना अब्जॉर्ब हुए निकल जाता है। अब ऐसे केसेस के अंदर थोड़ा बहुत चांसेस रहते हैं डायरिया ज़्यादा होने के, वन, दूसरा माल न्यूट्रिशन होने के कुछ चांसेस रहते हैं। पर जिन लोगों को ये ज़रूरत है, जिन लोगों के लिए ये एक्चुअली इंडिकेटेड है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ऑपरेशन है और इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 70 to 80% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट कम हो जाता है। डायबिटीज़ की केयर के अंदर प्योर ही हो जाती है ऑलमोस्ट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी एडवांटेज है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं वेट लॉस के। ऑलमोस्ट 8 से 10 साल तक एज कम दिखनी शुरू हो जाती है। वजन एक बार इंसान कम करना शुरू करता है। तो जब ये आई थी तो हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा बड़े यंग लग रहे थे। तो बाद में 4-6 महीने के बाद मेरे पास जब वापस आए तो वाइफ वाज लुकिंग मच मोर यंगर देन द हस्बैंड। शी इज अनदर वन। ये कॉन्गो से आई थी हमारे पास। इनको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम थी, इवन खड़े खड़े बैठे बैठे सांस फूलता था। और ये सिर्फ अस्थमा और इस सब के इलाज के लिए आई थी क्योंकि सांस फूलने के कारण और स्नोरिंग रीजन से हमारे पास आई थी। देन वो आइडेंटिफाई कि इनके अंदर वेट के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कोई बीमारी नहीं है। जैसे ही हमने ये कम किया, इवन बिफोर गोइंग बैक शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग इन रेस्पिरेशन में तो इम्प्रूव हुई है। लुक्स एक एड ऑन फायदा है। हम प्राइमरली इट्स ए डिजीज जिसको ट्रीट कर रहे हैं। हम कभी भी कॉस्मेटिक रीजन के लिए सर्जरी नहीं करते कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा इसलिए वजन को कम कर रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग केस है। ये लेडी की एक्सीडेंट हो गया था एक रोड एक्सीडेंट में, जिसमें इनका एक पैर कट गया था, दूसरा पैर भी ऑलमोस्ट खराब हो गया था और वजन इतना ज़्यादा हो गया उसके बाद बेड में पड़े रहने के कारण 10 से 12 इंच की डिफरेंट सर्जरी हुई घुटनों की, नीज की, जिसके कारण इतना वजन बढ़ गया कि ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और इवन जो अपना कुछ भी लेके चल भी नहीं पा रही थी। आर्टिफिशियल अपेंडिजेस कोई इसमें आर्टिफिशियल नहीं लग पा रहे थे। तो फिर हमने इनका वेट लॉस सर्जरी किया जिससे ये शॉर्टली विद इन शॉर्ट टाइम आप देख सकते हैं दोनों में रिजल्ट फोटोग्राफ्स में। और अब ये खड़ी भी हो पा रही हैं और चल भी पा रही हैं। आर्टिफिशियल अपेंडेज लगा हुआ है, डेफिनेटली आर्टिफिशियल लिम्ब लगा है, पर पहले आर्टिफिशियल लिम्ब इनको चलने नहीं दे पा रहा था, इतना ज़्यादा वजन था कि वो बियर ही नहीं कर पाता था। तो दिस हैज टोटली चेंज हर लाइफ। ये केस हमारा इवन दी हिंदू के अंदर पब्लिश भी हुआ था ये केस। एक अनदर पेशेंट है जिन्होंने ऑलमोस्ट 52 किलोग्राम लूज किया एक साल के अंदर। एक हफ्ते के अंदर इनके ये कपड़े लूज होने शुरू हो गए थे और जो नेक है जो शॉर्ट होती जाती है और डबल चिन है वो ऑलमोस्ट खत्म होनी शुरू हो गई 10 दिन के अंदर। पहले इनका वेट 147 kg था। 3 months आफ्टर सर्जरी इनका वेट 112 kg है। He has lost
35 kgs in a period of 3 months. He is doing proper exercise, he is doing all activities normally, he is not feeling any discomfort. Before that he has diabetes, now his diabetes is cured, it is not and his fitness level is very high. Now he is able to do all of the exercises which he was not able to do previously. ठीक? एक साल के बाद हमारे पास یک سال میشه که دیدیم بعد از اینکه ما عملیات کردیم 60 کیلو وزن پایین آمدم و هیچ مشکلی ندارم. بسیار خوش هستم از دکتر. ये एक और पेशेंट है, इसकी लास्ट पेशेंट में भी मैंने बताया जैसे इतनी यंग एज के अंदर डायबिटीज हो गई थी मोटापे से रिलेटेड. जैसे सर्जरी किया इनकी डायबिटीज क्योर हो गई, साथ के साथ वेट लॉस हुआ, स्वेट एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम थी, स्वेटिंग प्रॉब्लम एक्सेसिव वो खत्म हो गई. उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली लाइफ जो लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा था या फैमिली लाइफ नॉर्मल नहीं हो पा रही थी वो इम्प्रूव हो गई. सेकेंड इसके बाद डायबिटीज की और आप इनके अंदर देख सकते हैं. अगेन ये पेशेंट के अंदर भी आप दोनों पुरानी फोटो में कंपेयर कर सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ डिफरेंस, और अब में देख सकते हैं. आपको पहले से काफी हल्का महसूस करता हूँ और भूख भी मेरे को पहले से काफी कम लग रही है. ऑपरेशन के बाद मेरे को किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं रही और मुझे अपने आप में लगता है कि मैं और वेट रिड्यूस करूं और मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूं. और डायबिटीज की मैं पहले 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को इंसुलिन लेता था. आज के दिन डायबिटीज की कोई दवाई नहीं ले रहा और मेरा डायबिटीज 140, 150, 135 के एवरेज में भी जा रहा है. पीक की भी दवाई 3 गोली खाता था जो आज के दिन वो भी नहीं खा रहा हूँ. सारी दवाई मेरी बंद है आज के दिन. डायबिटीज जो इंसुलिन पे आ गए थे और 3 टाइम इंसुलिन लेनी पड़ रही थी, आज के डेट में इवन गोली भी नहीं चल रही, बिकॉज वेट लॉस के साथ इसमें डायबिटीज क्योर होना जो मैकेनिज्म है, आइदर डायबिटीज क्योर हो जाती है मतलब खत्म ही हो जाती है जड़ से, या फिर कंट्रोल में आ जाती है. कुछ लोगों के अंदर जिनमें आनुवांशिक या इनहेरिटेड डायबिटीज होती है उनके अंदर ये कंट्रोल में आती है, और जिनके अंदर वेट रिलेटेड डायबिटीज है उनके अंदर ऑलमोस्ट क्योर हो जाती है. उनको दोबारा डायबिटीज की जरूरत नहीं पड़ती अनलेस कि वो कोई और मेजर अपने डाइट के अंदर गलती कर रहे हो. शी इज अनदर लेडी बिकॉज ऑफ लुक्स देयर वर फैमिली रीजन, बहुत सारे इश्यूज थे. शी इज लॉस्ट सो मेनी किलोग्राम्स. आप दोनों प्री एंड पोस्ट सर्जरी फोटोग्राफ देख रखे हैं. शी इज एक्चुअली एट अ वेरी हाई पोस्ट और शी इज द ट्रेनिंग ऑफ द जो ट्रेनर ऑफ द ट्रेनिंग जो ट्रेन करते हैं ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की उनको ट्रेन करती है. कभी भी फ्रंट में आके अपना बिजनेस नहीं करती थी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बॉडी वेट या अपने लुक्स के कारण हमेशा लो सेल्फ एस्टीम रहता था. तो जैसे सर्जरी हुई शी लॉस्ट सो मेनी किलोग्राम्स और नॉट ओनली लॉस्ट, नाउ शी इज रनिंग हर बिजनेस फ्रॉम द फ्रंट. Hi, whoever is watching this, I've been a patient of Dr. Ashish Bhanu. I was quite skeptic about getting his bariatric surgery. She has also developed diabetes. Just type 2 at such a young age. They cut your stomach almost completely. I have a lot of inquiries, a lot of myths going around in the market. According to Ashish, I guess he's the best doctor. Please go through him. And I've already lost 6 kg even before I'm getting out of the hospital. So the best surgeon you can get is him. At the age of 26, when I got detected with diabetes, I was quite traumatic. But after getting the operation done, I guess my post-op sugar levels are very fine, and I could. 26 साल की उम्र के अंदर डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद ही इमीडिएटली शी बिकेम अलार्म और समझ आया कि नहीं अब नॉट ओनली कॉस्मेटिकली ये मेरे को मोटापा सब तरह से इफेक्ट करना शुरू कर दिया, फिजिकली इफेक्ट करना शुरू कर दिया. स्नोरिंग इश्यूज पहले थे, डायबिटीज आई तो शी टुक अ डिसीजन एंड आई डिड अ सर्जरी फॉर हर. सर्जरी के बाद इमीडिएटली डायबिटीज इंप्रूव हो गई, कंट्रोल हो गई. ऑलमोस्ट आज की डेट में दिस इज 7-8 ईयर्स अभी तक इनको डायबिटीज दोबारा कभी नहीं आई. शी इज अनदर लेडी. समटाइम्स आई डू आउटस्टेशन ओपीडी आल्सो. नोवा हॉस्पिटल जयपुर में भी है, तो वहाँ पे भी ऑपरेशन के लिए मेरे को बुलाया जाता है कई बार. शी इज अनदर लेडी, अनदर गर्ल ब्रदर. You can see the changes.
This Nigerian couple, husband wife, both of them were suffering different problems. जो वाइफ थी उनको थायराइड की मेजर प्रॉब्लम थी, साथ में हाइपरटेंशन और पैर बहुत ज़्यादा फूले रहते थे, सूजे रहते थे। हस्बैंड को नी जॉइंट की प्रॉब्लम थी जो ठीक ही नहीं हो रही थी। इन स्पाइट ऑफ सभी जगह ट्रीटमेंट, इन्होंने कोई कंट्री नहीं छोड़ा जहाँ पे ये ट्रीटमेंट ना कराया हो। यूएस गए, हर जगह के, चाइना जाके गए, बेस्ट मेडिसिन लेते रहे। सब जाने एक ही चीज़ बोलते थे कि आप वजन कम करो, पर कोई ये नहीं बताता था कि कैसे करो। देन ही केम, I did the surgery for the wife, we planned the surgery, but same day husband also decided कि मैं खुद भी कराऊंगा, मेरे को भी ठीक होना है। And दोनों की एक ही दिन हमने सर्जरी करी है। You can see the results. इनकी घुटनों की दर्द कम्प्लीटली खत्म हो गई। इनकी वाइफ की ऑलमोस्ट थायराइड की दवाई 1/10 के करीब हो गई और they are living a happy life. एडवांटेजेस क्या क्या हुई हैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डायबिटीज आइदर क्योर हो जाती है या कंट्रोल हो जाती है। ब्लड प्रेशर अगर फैमिलियल नहीं है, फैमिलीज में नहीं है, मोटापे से रिलेटेड है या स्ट्रेस रिलेटेड है, तो वो खत्म हो जाएगा। लिपिड्स बढ़े हुए हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। बढ़े हुए लिपिड्स अलग अलग तरह से परेशान करते हैं। स्लीप एपनिया जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो इग्नोर्ड चीज़ है, जो स्नोरिंग को हम, जो खराटों को हम इग्नोर करते रहते हैं, वो कंट्रोल होना एक बड़ी अच्छी सिम्टम्स है, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है आदमी की। और दूसरी, घुटनों के ऊपर, दूसरे जॉइंट्स के ऊपर बैक एक की प्रॉब्लम, वेट रिलेटेड जो है, वो इम्प्रूव होती है। और कई बार ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके अंदर नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करी होती है, पर डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट नहीं करते। रीज़न कि अगर हमने कर भी दिया तो ये हील होगा कि नहीं होगा, और ये जॉइंट कितनी देर चलेगा कुछ पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में नी रिप्लेसमेंट से पहले तो वेट लॉस सर्जरी कराते हैं। सेम थिंग कई बार लो बैक एक और सीवियर बैक एक प्रॉब्लम बिकॉज रिलेटेड टू ओबेसिटी एंड हड्डी की कमजोरी के कारण या स्लिप डिस्क के कारण भी पहले पेशेंट वेट लॉस करते हैं, उसके बाद उसको सेकंड स्टेज में अगर ज़रूरत रह जाती है तो उनकी स्पेसिफिक सर्जरी की जाती है। ऑपरेशन के बाद कितनी जल्दी वी कैन बी बैक टू वर्क, और कितनी देर का हॉस्पिटल का स्टे रहता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। सर्जरी ऑन मंडे, दैट इज 24th of March. I got discharged yesterday, that is on 27th of March. And today morning I drove to my office in my car. I had a working day, very casual. This is third post-op day, fourth day. You started with your office. I started driving my car. And I'm feeling very relaxed, I'm feeling very energetic right now. And how many hours you work today? I've reached office at around 11:30 and I'm still working. It's around 3:30 right now. I have to go back to office again. So I'll be in office until 6:30 in the evening. Any weakness? No, halki si hai weakness. I think it will be done by taken care of by tomorrow. I'm feeling very good. थोड़ा प्यास लग रहा है तो I'm taking all that liquid diet and all everything. I'm feeling very much fresh. How about your stomach, which is always like a pressure or something? नहीं, stomach is relaxed right now. तो जो चीज़ आपने मेरी 2 दिन बाद निकालनी थी, तो I think जो मेरी इम्प्रूवमेंट है ये है, तो आज ही मैं निकलवा रहा हूँ जो है। के अंदर एक और अच्छे इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी आ गई है, जो 3 से लेके 5 mm के होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, जिसके अंदर कोई कट भी नहीं लगता। कई बार उनको टाँके से क्लोज भी नहीं करना पड़ता और इतना ज़्यादा पेनलेस रहता है वो प्रोसेस कि आदमी वेरी नेक्स्ट डे अब कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल शेड्यूल। तो इसको नीडलोस्कोपी बोलते हैं। हर एक के लिए इंडिकेटेड नहीं है, बट हाँ जहाँ जहाँ हो सकती है वहाँ पे ये ऑलमोस्ट पेनलेस है, स्कारिंग नील के बराबर में है, और इवन डे केयर के अंदर भी ये प्रोसेस हो सकता है। अगेन एवरीथिंग विल डिपेंड प्योरली अपॉन कि क्या क्या बीमारियां हो चुकी हैं इंसान को, कितना उसका एक्सेस बॉडी वेट है, और उसके हिसाब से रिकवरी रहती है। पर एवरेज ऑन एन एवरेज 3rd डे पे सभी लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, और दे आर बैक टू देयर नॉर्मल शेड्यूल विद इन 1 वीक। मैं मोटापे के लिए भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे पास टाइमली आते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे डाइटिशियन हैं, हमारे पास बाकी सारे मेजर्स हैं जो हम एडवाइस कर सकते हैं, जिससे वजन कम हो सकता है, टाइम भी कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी बीमारियों को भी। पर अगर वो स्टेज निकल जाती है देन सर्जरी ऑप्शन है। बट जहाँ पे भी हेल्प की जरूरत है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ हम नहीं कर सकते, जहाँ हेल्प की जरूरत है वी हैव टू टेक इट।